गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? आप सबको भी रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। गला कैसा है? गला ठीक है। गला पहले इतना खराब रह गया कि अब इतना, ये जो जितना भी फिलहाल खराब है ना, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। पहले इस हद तक खराब रह लिया कि ये वाला वर्जन तो मुझे ठीक लग रहा है। कल अपना लास्ट सेंटेंस था जी ये वाला। आज अपने को आगे बढ़ना है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप सोचिएगा उसमें क्या एरर लगता है आपको। एरर नहीं, सॉरी, क्या मीनिंग निकलता है आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी, देख पा रहे हो कि ओनली की पोजीशन चेंज होने से कैसे पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। माई ओनली सिस्टर गेव माई सिस्टर गेव माई ओनली सिस्टर गेव मनी टू मी। मेरी इकलौती बहन ने दिए पैसे मुझे। ओनली माई सिस्टर गेव मनी टू मी, सिर्फ मेरी बहन ने दिए पैसे और किसी ने नहीं दिए। चाचा मामा सबसे मांगे थे, किसी ने नहीं दिए। ओनली ब्रदर ओनली सिस्टर मतलब इकलौता भाई इकलौती बहन। हाँ कि ना। माई सिस्टर ओनली गेव मनी टू मी, मेरी बहन ने सिर्फ दिए पैसे। मेरी बहन ने सिर्फ दिए पैसे, मांगे नहीं कभी। मेरी बहन ने सिर्फ पैसे दिए। माई सिस्टर गेव ओनली मनी, सिर्फ पैसे दिए और कोई खाने पीने का सामान वामान कुछ नहीं दिया, सिर्फ पैसे दिए थे। माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी या टू मी ओनली, दोनों चाहिए। दोनों का मतलब सिर्फ मुझे दिए और किसी को नहीं दिए। तो मेरी बात कुछ समझ आई आपको कि ये कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब आप इनको बुक वगैरह में देखोगे तो उसमें लिखा मिलेगा ये ऐसी एडवर्ब हैं जो नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, इन सबको क्वालिफाई कर लेती हैं। या सिंपली आप ऐसे समझ लो कि जो ओनली है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। कुल मिला के इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी पोजीशन, कि ये जिसके साथ लगता है उसको क्वालिफाई कर देता है। ओनली सिस्टर इकलौती बहन, ओनली माई सिस्टर सिर्फ मेरी बहन ने पैसे दिए, ओनली गेव सिर्फ दिए, ओनली मनी सिर्फ पैसे, ओनली टू मी सिर्फ मुझे। तो ये कुछ डेंजर वर्ड होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ डेंजर वर्ड हैं। इवन, ओनली, टू, जस्ट, ऑल्सो, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, थोड़ा सोच समझ के इनको लगाना पड़ता है कि यार क्या मुझे मीनिंग देना है। एक आपने अक्सर यूट्यूब पे चलता है, जैसे आपको किसी ने बोला आई लव यू। मान लो, मानने में क्या जाता है, किसी ने कह दिया मान लो आपको आई लव यू, तो तुम बगल से क्या कह देते हो जवाब में? आई लव यू टू। लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत होता है, क्योंकि टू का मतलब होता है भी। उसने कहा मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुमने पलट के कह दिया मैं प्यार करता हूँ तुम्हें भी। मैं प्यार करता हूँ तुम्हें भी मतलब क्या हुआ कि किसी और से तो करता ही हूँ। एक तो है मेरी पहले,
कोई नहीं, तेरे को भी कर ही लेंगे एडजस्ट, है। इसका ये मीनिंग निकल आएगा। तो सही में ये टू कहाँ लगना चाहिए था, यहाँ नहीं यहाँ लगना चाहिए था। मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, आई टू लव यू। अभी आई लव यू टू सारी दुनिया बोलती है, सारी जगत में चलता है तो ठीक है, चल रहा है। लेकिन ग्रामेटिकली आपको टू की, ओनली की, ऑल्सो की, जस्ट की, इनकी पोजीशन थोड़ी सोच समझ के चलानी पड़ती है। बोलो भाई, आई मेरी कुछ बात समझ में? चलो, अगर बात समझ में आ गई है तो फिर एक काम करो, ये 4 सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सोचो कि क्या मीनिंग देना था, कहीं कुछ और लगाने से कुछ और तो नहीं हो गया। करो ट्राई। पढ़ते ही पता चल जाएगा क्या गलती है, करो तो सही एक बार ट्राई। चलो जी, आ जाओ। ही हैज ईटन, ही हैज ओनली ईटन, उसने सिर्फ खाए, उसने सिर्फ खाए। क्या कहना है, उसने सिर्फ खाए कि उसने खाए सिर्फ दो? इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? देखो, ओनली का मीनिंग चेंज होने से कैसे कैसे दुनिया बदलेगी। ओनली ही, सिर्फ उसने खाए। ओनली ईटन, सिर्फ खाए और कुछ नहीं किया, मतलब ऐसे नहीं फेंके वेंके, सिर्फ खाए हैं जी। ओनली टू, सिर्फ दो खाए। टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ओनली, सिर्फ ब्रेड के खाए, और भी चीजों के स्लाइसेस थे, बटर वटर के, और वो सिर्फ ब्रेड के स्लाइस खाए थे। तो ओनली की पोजीशन चेंज होने से मीनिंग कुछ का कुछ हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मीनिंग देना है? पूरा सेंटेंस पढ़ो, थीम पढ़ो, ये आगे देखो क्या लिखा हुआ है। और कुछ नहीं खाया जी। हाँ जी। उसने 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 सिर्फ दो स्लाइस खाए, उसने सिर्फ दो स्लाइस खाए ब्रेड के, और कुछ नहीं खाया। तो यहां से पता चल रहा है कि शायद ये इस क्वांटिटी पे स्ट्रेस डालना चाह रहा है। तो ये जो ओनली है ये जाएगा यहाँ पे, ओनली टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ही हैज ईटन ओनली टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। चलिए, इसको देखिए। अ माउस कैन इवन हेल्प अ लायन। अ माउस कैन इवन हेल्प अ लायन। सोचो, मतलब एक माउस जो है वो मदद भी कर सकता है शेर की, मतलब बाकी काम तो शेर के वो करता ही है, जैसे सुबह उठ के उसको ग्रीन टी देना, पैर दबाना, मसाज करना, मदद भी कर देता है। कहाँ ना था ये इवन? एक चूहा भी, इवन अ माउस, एक चूहा भी मदद कर सकता है शेर की, तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अ माउस कैन हेल्प इवन अ लायन, एक चूहा जो है शेर की भी मदद कर देता है, तो किसी की कैपेबिलिटीज को कम नहीं समझना चाहिए। दोनों जगह लगा, मतलब कहीं भी लगा तो सही हो जाएगा, इवन अ माउस या इवन अ लायन, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट भाई, मेरी बहन ने सिर्फ पैसे दिए मुझे, इसलिए बाकी भाई नाराज हो गए। बाकी भाई किस बात से नाराज होंगे? मेरी बहन ने सिर्फ पैसे दिए इस बात से है कि सिर्फ मुझे पैसे दिए, बाकियों को नहीं दिए। बड़ी बहन आई, हम छोटे भाई हैं, बहन बड़ी है, उसकी शादी हो चुकी है, वो आई घर पे। अब मैं तो भैया सारे सेवा कर रहा हूँ बहन की, दीदी कैसी हो, दीदी नमस्ते, आते ही पैर छुए, है ना। बहन को आते ही पानी पकड़ा दिया, बिस्तर बिस्तर सेट कर दिया, नई चादर निकाल के दे दी,
वो निकम्मे अपना वीडियो गेम खेल रहे थे, जाते हुए मुझे 500 का पत्ती दे गई। 100 रुपये देती थी हर बार, उनको कुछ नहीं दे गई, मुझे 500 का नोट दे गई, तो मुंह तो लटकेगा उनका। तो माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी या टू मी ओनली, दोनों जगह अलाउड है, यहाँ लिख दो तो भी, यहाँ लिख दो तो भी सही है। इसको देखो, राहुल जो है वो सॉल्व भी कर सकता है इन क्वेश्चंस को, राहुल जो है वो सॉल्व भी कर सकता है इन क्वेश्चंस को, तो तू क्यों नहीं कर सकता? तो कोई लॉजिक नहीं। देखो, सॉल्व भी कर सकता का मतलब क्या, और क्या करेगा क्वेश्चन के साथ? क्वेश्चन बनाने वाला कोई कंटेंट राइटर हो तो बात हो रहा है। मान लो कोई कंटेंट बनाने वाला है, तो वो तो चलो उसके बारे में तो कोई बात ये कही जा सकती है कि भैया सिर्फ ऐसा नहीं क्वेश्चन बना के छोड़ देता, सॉल्व भी कर देता है इन क्वेश्चन को, फिर तो चलो चलता। तो यहाँ पे लिखा हो देखो, सो वाई कांट यू, तू क्यों नहीं कर सकता? अक्सर ऐसा एग्जाम्पल तब लिया जाता है जब कोई मतलब ऐसे कहना होता है ना, यार इस क्वेश्चन को तो राहुल भी सोल्व कर देगा ना, राहुल रद्दी बच्चा है कोई क्लास का, यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को तो राहुल भी सोल्व कर देगा, तो तू क्यों नहीं कर सकता? आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे इवन राहुल कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इवन की पोजीशन से राहुल रद्दी है कि राहुल इंटेलिजेंट है डिसाइड होगा। अगर इवन यहाँ लगा होता ना, राहुल कैन सॉल्व इवन दीज क्वेश्चंस, राहुल ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है, तो इससे पता चल जाता है राहुल इंटेलिजेंट है। अब राहुल को इंटेलिजेंट बनाना है कि रद्दी बनाना है, तो डिपेंड करेगा, आगे पढ़ो उससे पता चलेगा। क्लियर हुआ? तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना भाई, ये थोड़े डेंजर होते हैं, थोड़ा सोच समझ के लगाने पड़ते हैं। एक मैंने कहा था सेंटेंस पीछे छोड़ रहा हूँ, ओवर वाला कुछ याद आ रहा है? वो भी इसी पे बेस था कि ओवर की पोजीशन थोड़ा सोच समझ के लगाओ, है ना। ये वाली स्लाइड, इसमें सोचो कैसे होना चाहिए था आपके हिसाब से ये? आपके हिसाब से बेस्ट पोजीशंस क्या होनी चाहिए थे यहाँ पे? उन्होंने जहाज उड़ाया खास करके पैसिफिक ओशन के ऊपर। ये ओवर जो है ना, ये पैसिफिक ओशन के लिए आया था, हाँ कि ना, उन्होंने जहाज उड़ाया पैसिफिक ओशन के ऊपर, खास करके पैसिफिक ओशन के ऊपर। तो ओवर तो प्रीपोजिशन की तरह से काम करेगा, तो ओवर जाना चाहिए था यहाँ पे, और फिर ये एक्सटेंसिवली जो है ये इस फ्रेज को क्वालिफाई करता। हाँ भैया, बात आई समझ में? ये बेसिकली पोजीशन का सवाल था, ठीक है, वो डल पीछे गया था, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा कि पोजीशन थोड़ी देख के लगानी पड़ती मीनिंग के अनुसार। चलो जी, अब अपन अपने एडवर्ब के सेकंड पोर्शन पर मूव हो रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन सम एडवर्ब्स। वेरी मच में क्या डिफरेंस है, वेरी टू में क्या डिफरेंस है, इस प्रकार का जो पार्ट है वो अपन पढ़ने वाले हैं। चलो जी, आ जाइए। देखो, कुछ याद है लिटल, अ लिटल, ये कुछ याद है? लिटल का मतलब ना के बराबर, अ लिटल मतलब थोड़ा पॉजिटिव सेंस में। हाँ जी, ऐसे ही थोड़ा इसको समझिए। सेल्डम इफ एवर, कभी आपने मुझे लगता है क्लास में अगर कोचिंग नहीं लिया तो कभी नहीं सुनी होगी जिंदगी में, ये पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज है, ये पूरा का पूरा एक एडवर्ब है। सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है कभी कभार, कम ही जाते हैं, जैसे मान लो मैं कहूँ भी बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन कभी कभार चले जाते हैं। भी सेल्डम इफ एवर गो देयर, कभी कभार चले जाते हैं वहाँ। भी सेल्डम और नेवर, जी हम तो वहाँ ना के बराबर जाते हैं, भी सेल्डम और नेवर गो देयर, ना के बराबर बिल्कुल, नेगेटिव साइड लेके जाना तो सेल्डम और नेवर, मतलब कम जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी बात नहीं है, एक आध बार साल में चले जाते हैं। ये मीनिंग देना है तो फिर ये समझ में आया? भी कम ही जाते हैं या कम ही किसी काम को करते हैं, लेकिन कभी कभार ना के बराबर टाइप, मतलब ना के बराबर तो नहीं, थोड़ा पॉजिटिव सेंस लेनी हो तो सेल्डम इफ एवर, और नेगेटिव सेंस लेनी हो तो सेल्डम और नेवर। ये दो सेंटेंसेज हैं, एक बार पढ़ो इनको, मीनिंग के अनुसार देखो कहाँ पे कौन सा लगना चाहिए था, फिर मैं कराता हूँ।
हाँ जी, करें। इस सेंटेंस का देखो मतलब क्या है। हम ना के बराबर अपने दोस्तों की मदद करते हैं कि हम कभी कभार अपने दोस्तों की मदद कर देते हैं। कौन सा मीनिंग देना डिपेंड करेगा आगे क्या लिखा हुआ। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इवन इफ दे आर गिल्टी, चाहे वो दोषी हो तो भी। अगर कोई दोषी होता है तो जनरली अपन उसकी मदद नहीं करते, बात ये है ना। स्पेशली लिखा इवन इफ, चाहे वो दोषी हो तो भी, तो इससे पता चल रहा है कि कभी कभार तो कर देते हैं, हाँ कि ना। आगे की बात से पता चल रहा है, आगे देखो क्या लिखा पोती सी करके, क्योंकि हर किसी की थोड़ी मोटी तो गलती होती ही है। जैसे तुम जा रहे हो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में, ठीक है। अच्छा, आगे एक रिक्शा वाले में गाड़ी भिड़ गई, तो अब तुम क्या करोगे, अपने दोस्त को कूटोगे, या बाई चांस रिक्शा वाला नहीं है, चलो ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई और गाड़ी वाला है, भले ही तुम्हारे दोस्त की गलती है, किसको कूटोगे। गाड़ी भिड़ जाएगी तो किसको कूटोगे, अपने दोस्त को कूटोगे कि जाके दूसरी वाली गाड़ी वाले को कूटोगे। तो हम कभी कभार अपने दोस्तों की मदद कर देते हैं चाहे वो दोषी हो तो भी, क्योंकि हर किसी की थोड़ी मोटी गलती तो होती ही है। क्यों निकला वो आज रोड पे, गलती है उसकी। चलो, तो वी सेल्डम और नेवर, यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा कभी कभार वाली सेंस आ रही है, तो हम करेंगे सेल्डम इफ एवर। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को देखिए, आपको मैं एडवांस वर्ब में पढ़ाऊंगा कि ये बीइंग वाले क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये इसके लिए ये सारी बातें कराऊंगा। अभी के लिए थोड़ा इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए, ठीक है। वैसे बीइंग वाले मोस्टली मीनिंग से ही पढ़ाए जाते हैं। बीइंग के साथ आपने एक जो बात लिखते हो ना, ये जो स्ट्रक्चर है, आपने प्रोनाउन चैप्टर की अगर डाउट डिस्कशन की मेरी वीडियो देखी है वहां भी देखा होगा। बीइंग के साथ आप जो बात लिखते हो वो कॉमा के बाद लिखे गए नाउन के लिए होती है। अगली बात तो ऑब्वियसली उसका सब्जेक्ट तो ये है ही, ये बीइंग के साथ वाली बात भी इसके लिए होती है। अब आपने एक साइड तो लिखा कि गुप्ता जी एक्सीलेंट टीचर है, एक साइड तो आपने लिखा कि गुप्ता जी एक्सीलेंट टीचर है, ठीक है। दूसरी साइड क्या लिखा जा रहा है, अनुज यार फिर तुम कहोगे मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा नेट चला गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा धिगड़ा हो गया, अब मैं पढ़ा रहा हूं तुम अपनी में ही लगे हुए हो। कभी तुम्हारी पीडीएफ नहीं चलती, कभी कुछ नहीं चलता, कभी कुछ नहीं चलता, सारा दिन तो तुम नौटंकी करते रहते हो। अब कोई टीचर पढ़ा रहा तो तुम्हारा सुनने में ध्यान नहीं है। आपस में बात करनी, नंबर वंबर ले लो, बात करो, चैटिंग वेटिंग करो, डेट पे जाओ, यहां मत बस फालतूगिरी करो। बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर, मिस्टर गुप्ता seldom if ever makes these mistakes। अब एक साइड तो तुम कह रहे हो, एक साइड तो तुम कह रहे हो कि वो एक्सीलेंट टीचर है। आगे तुमने क्या लिखा, वो कभी कभार गलती कर देता है। एक्सीलेंट टीचर है, कभी कभार गलती कर देता है, कि क्या कहना था, एक्सीलेंट टीचर है ना के बराबर ही गलती करता है। तो यहाँ पे ना के बराबर कहना था, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आएगा सेल्डम और नेवर। अच्छा, अगर ऐसे सेंटेंस हो तो देखना, डिस्पाइट बीइंग अ टीचर, अगर इसी सेंटेंस में शुरुआत में ये लिखा होता डिस्पाइट बीइंग अ टीचर, आगे सेंटेंस सेम होता, फिर क्या होता, फिर ये नो एरर हो जाता, हाँ कि ना। एक टीचर होने के बावजूद, अब टीचर से क्या अपेक्षा करी जाती है कि ना के बराबर ही गलती करे। एक टीचर होने के बावजूद वो कभी कभार गलती कर देता है। बोलो भाई, समझ में आया क्या। चलो जी, नेक्स्ट पाइए। जैसे अभी आपको सेल्डम और नेवर और ये सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर पढ़ाया, बिल्कुल कुछ वैसा सही है। लिटरली इफ एनीथिंग, क्यों एरर आते हैं अब शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जिंदगी में शायद पहली बार देख रहे हो वर्ड, आपने कभी सुने नहीं है। ये सब सुना आपने, वेरी, टू मच, सो, इनफ, ये सब सुना है। कोई है तो बता दो कभी जिंदगी में खुद से उंगली से लिखा हो, या कहीं लिखा हुआ पढ़ा देखा हो। पहले कोचिंग ली हो तो बात हो रहा है, अदरवाइज कभी नहीं देखा होगा, इसीलिए एरर आते हैं। लिटल इफ एनीथिंग मतलब थोड़ा मोटा, लिटल हल्का फुल्का। लिटल और नथिंग मतलब ना के बराबर। अब आप देखो कि आपको कौन सा मीनिंग देना है, सेंटेंस पढ़ो और उसके हिसाब से लगाओ। अगर मैं कहूँ कि मैं उसकी देख थोड़ी मोटी रिस्पेक्ट करता हूँ, थोड़ी मोटी रिस्पेक्ट उसकी करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नकली मानता हूँ उसको, हल्की फुल्की रिस्पेक्ट तो देखो उसकी करता हूँ। लिटल इफ एनीथिंग, है ना। आई हैव लिटल इफ एनीथिंग रिस्पेक्ट फॉर हिम, ऐसे। अच्छा, बिल्कुल ना के बराबर रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उसकी, तो फिर क्या हो जाएगा, लिटल और नथिंग। तो सेंटेंस पढ़ो, क्योंकि अभी इतना ही बोलूंगा तो दोनों ठीक है, इतना ही बोलूंगा तो दोनों ठीक है ना। चलो, करो जरा,
क्या होना चाहिए यहाँ पे, लिटिल और नथिंग के लिटिल इफ एनीथिंग? हाँ जी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। एक तो वो स्टिल होता है अभी भी, शी स्टिल क्राइंग, वो अभी भी रो रही है। स्टिल जब वो एडवर्ब होता है, स्टिल यहाँ पे कंजंक्शन है। स्टिल जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है फिर भी। फिर भी वो दिखावा बहुत करता है, फिर भी वो दिखावा बहुत करता है। तो क्या कहना चाहता होगा, ना के बराबर जानता है फिर भी दिखावा इतना करता है। नेगेटिव सेंस से बात करनी तो यहाँ पे आएगा लिटिल और नथिंग। अच्छा, इस पे आ जाइए। टू मच एक एडजेक्टिव होता है, मच टू एक एडवर्ब होता है ना। अगर मैं कहूँ टू मच एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स लगाए भाई उस लड़के ने, तो एफर्ट्स नाउन है तो इससे पहले आया टू मच। ठीक है। अच्छा, अगर आगे मुझे लिखना है, कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए लिखना है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए लिखना है, तो फिर मैं लगाऊंगा मच टू। एडवर्ब चाहिए तो मच टू लगाओ, एडजेक्टिव चाहिए तो टू मच लगाओ। करो जरा ट्राई, इस सेंटेंस को देख के बताओ क्या आएगा यहाँ पे। फ्रीडम फाइटर्स ने सफर किया बहुत ज्यादा पेन। अब यहाँ पे पेन नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे टू मच आएगा, ना कि मच टू। इसमें बताओ, उसके दादाजी की मौत की जो खबर थी, उसके दादाजी की मौत की जो खबर थी उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल थी। अब ये पेनफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, मच टू आएगा। क्लियर हुआ। ओनली टू का मतलब होता है वेरी, और नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। ओनली टू का मतलब होता है वेरी, और नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। बताना इस सेंटेंस में क्या आएगा। वो इतने समय के बाद अपनी बहन से मिलकर ना के बराबर खुश था, इसलिए उसने सबको पार्टी दे दी। ना के बराबर खुश था तो पार्टी दे रहा, कहीं खुशबुश हो गया तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे वेरी हैप्पी वाला मीनिंग देना था, इसलिए ओनली टू आएगा। नेक्स्ट भाई, पूरा मीनिंग बेस्ड है। देखो इसमें अगर कोई आपसे, आप मेरे से कोई ग्रामर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, है ना। जबरदस्ती बीच में ग्रामर डाल नहीं सकता किसी चीज में, है ना। अब एक का मतलब ना के बराबर है, एक का मतलब थोड़ा है, तो उसमें मेरे हाथ में कुछ है नहीं, वो मीनिंग का है प्योर। जहां ग्रामर आनी होगी टेंशन ना लो, मैं सबसे पहले आगे मिलूंगा आपको उसमें ग्रामर डालने के लिए। मीनिंग बता रहा हूँ, बस ये सोच लो वो कैब चल रही है, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये मीनिंग देना हो तो ये लगाओ, ये मीनिंग देना हो तो ये लगाओ। अब देखो, अगर हिंदी की बात करें तो बिफोर की हिंदी भी पहले होती है और अगो की हिंदी पहले होती है, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, है ना। बिफोर मतलब पहले, अगो मतलब पहले। इसलिए बच्चे देखो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो सेंटेंस पढ़ते बता देंगे कि यहाँ बिफोर आएगा, अगो आएगा, सेम स्टिल और येट में। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बेचारा सोचेगा कि अच्छा बिफोर मतलब पहले, अगो मतलब पहले, वो तो परेशान हो जाएगा। दोनों की हिंदी सेम है ना, दोनों की हिंदी सेम है। एक बार फिर अनाउंस कर देता हूँ, बच्चे इस बैच को आपको पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखना है। अगर आप वाक्य में कोर्स करना चाहते हो और ऐसा करना चाहते हो कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, ठीक है, जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, तो उसके लिए पहली क्लास के पहले सेंटेंस से कोर्स को करिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है अनुज, लेकिन तुम इतना लंबा कमेंट ना लिख के बात खत्म कर देते तो भी मैं तो याद रखता नहीं, है ना।
अगर तुम ये इतनी कथा के चक्कर में भी तुमने पीछे जो मैंने पढ़ाया वो छोड़ दिया होगा, मतलब समझदारी की काम तो तुमने अब भी नहीं किया, लेकिन चलो मर्जी है भाई तुम्हारी। अब और ग्रंथ में टाइप करने लग जाना, बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है अनुज, बात खत्म हो गई है बस। तो भाई जिसको कोचिंग मतलब लेनी है और ऐसी लेनी है कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करिए। अब ये जो लड़की थी पूछ रही थी वो क्या कहाँ से पढ़े, बच्चे पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़िए। अब ये उन्हीं डाउट में पोस्ट करे जा रहा, कुछ करिए सर, कुछ करिए सर, कुछ करिए सर, कुछ करिए, कमेंट नहीं चल रहा है तो करना क्यों है कमेंट, क्यों करना है, क्यों करना है? किया होगा किसी टीचर ने तुझे ब्लॉक, भले आदमी ने, किसी भले मानुस ने ब्लॉक कर दिया होगा तुझे, बढ़िया किया, अच्छा किया। पढ़ ले अब चुपचाप, क्लास देख पा रहा इतना कम है। व्हाट्सएप नंबर नहीं मिला, क्लास देखी फिर भी। रॉकी, क्या प्रोसेस है व्हाट्सएप नंबर का, क्या प्रोसेस है व्हाट्सएप नंबर का? और कोई मत कमेंट करना, और कोई कमेंट मत करना। है रॉकी भाई? रॉकी भाई अब सोच रहा है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? मैं तो सोच रहा था बीच में कई नंबर बताया होगा। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख लो, मूर्ख मत बनाओ। चलो पढ़ लो। और तुम में से भी एक एक को कसम है, जिसने ऐसी बिना मेहनत के किसी को बिना मतलब जो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से नहीं नंबर, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से नहीं क्लास को लगा रहा, उसको तुमने नंबर दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। उस नंबर का हकदार केवल वही आदमी है जो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से सारे लेक्चर देख रहा हो, अपना नोट्स बना रहा हो, वही हकदार है उस नंबर का। यहाँ दिन के 3-3 घंटे अपने लगा रहा हूँ उस काम में, और मतलब कभी मर्जी आओ पार्क समझो, आओ आए गए नंबर लो, वाह। पढ़ लो चुपचाप। बिफोर और अगो, हिंदी मीनिंग तो दोनों का पहले है। बिफोर और अगो दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है पहले। अब दोनों में कुछ डिफरेंस तो होते होंगे, कैसे पहचानोगे बिफोर लगाऊं कि अगो लगाऊं? एक डिफरेंस तो ये है कि यार बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगो सिर्फ एडवर्ब बन सकता है। मुझे लगता है मैंने इतनी ग्रामर आपको पढ़ा दी है, देखनी सिखा दी है कि कब ये क्या बनेगा आप बता दोगे। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, तुम मुझे बताना बिफोर उसमें क्या है, ठीक है? मैं सेंटेंस बोलूंगा, तुम मुझे बताना बिफोर उसमें क्या है। आई विल रिटर्न योर बुक बिफोर संडे, आई विल रिटर्न योर बुक बिफोर संडे, आई विल रिटर्न योर बुक बिफोर संडे। सर आगे नाउन लिखा हुआ है बिफोर संडे, साफ साफ समझ में आ रहा है कि बिफोर प्रीपोजिशन बनेगा। ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज फादर केम, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज फादर केम। सर साफ साफ पता चल रहा है, दो क्लोज हैं, दो क्लोज हैं, कंजंक्शन चाहिए तो इसका बिफोर कंजंक्शन है। आई हैव सीन यू बिफोर ऑल्सो, आई हैव सीन यू बिफोर ऑल्सो, मैंने तुझे पहले भी देखा है। यहाँ तो एडवर्ब बन रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम जैसा काम कर रहा है, लेकिन अगो बेचारा भोला है, सिर्फ एडवर्ब भी बन सकता है। आई वेंट देयर 2 years अगो, आई मेट हिम 5 years अगो। क्लियर हो गया? हाँ जी। चलिए इस पे आइए। बिफोर और अगो, बिफोर और अगो, अभी अपन एडवर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो दोनों में एडवर्ब वाले पोर्शन में क्या डिफरेंस है? ये जनरली आपको परफेक्ट टेंसेस के साथ नजर आएगा, ये जनरली आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ नजर आएगा। मुझे लगता है इतना तो टेंस जानते ही होगे, हैज प्लस V3 ये परफेक्ट टेंस होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है।
एक और भी पहचान है, अगो कभी अकेला नहीं आता। आप ऐसे लिख सकते आई वेंट अगो, है ना, आई वेंट देयर 2 years अगो, 3 years अगो, 5 minutes अगो, कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, 2 years भी दिया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे अगो लिखना चाहिए था अपने को। मैंने उसे देखा है पहले भी, मैंने उसे पहले भी देखा है उसके भाई के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे बिफोर आना चाहिए था। अब आ जाओ स्टिल और येट पर, अब आ जाओ स्टिल और येट पर। टेंशन ना लो, थोड़ा बढ़िया भी पढ़ेंगे, बस ये एक दो ही टुचपुच से हैं, फिर बीच में एक मस्त चीज पढ़ा के लेके आऊंगा आज तुम्हें। तुम्हें पढ़ाऊंगा इन्फिनेटिव का पैसिव, जिरंड का पैसिव, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बीच में पढ़ेंगे। 5-1 मिनट और ये बोरिंग पढ़ लो, फिर ब्रेक दूंगा और फिर उसके बाद आके मस्त पढ़ेंगे अच्छा कंटेंट भी। ये तो सब याद करने का, इसका क्या क्या इलाज करें, मीनिंग बेस्ड है सारा। देखो, मुझे लगता है कि देखो, जिसने थोड़ी मोटी भी जिंदगी में रीडिंग करी है, थोड़ी मोटी भी जिंदगी में रीडिंग करी है, वो स्टिल और येट में तो गलती कर नहीं सकता। फिर भी आपकी खुशी के लिए बता देता हूँ कि स्टिल लगता है कॉन्टिन्यूस टेंस में, शी इज स्टिल क्राइंग, शी इज स्टिल स्टडिंग, शी इज स्टिल प्लेइंग, शी इज स्टिल स्लीपिंग। आप देखोगे कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, दिख रहा है, शी इज स्टिल स्लीपिंग, शी इज स्टिल क्राइंग, शी इज स्टिल स्लीपिंग, शी इज स्टिल टॉकिंग। कॉन्टिन्यूस टेंस वर्ब से पहले, हाँ कि ना, और जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में। येट को देखना जरा, जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आएगा, और वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब है तो वर्ब के बाद, और ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखा मिलेगा। देखना, सुनना 2-4 सेंटेंसेस। दे हैव नॉट कम येट, हैव नॉट कम नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कम इंट्रांजिटिव है तो वर्ब के बाद गया। वो वर्ब से पहले लगता है, वर्ब के बाद। वो कॉन्टिन्यूस में लगता है, परफेक्ट में। वो पॉजिटिव में लगता है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। हाँ जी, ही हैज नॉट डिलीवर्ड द पार्सल येट, ही हैज नॉट डिलीवर्ड द पार्सल येट, हैज नॉट डिलीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, नेगेटिव है। हाँ जी, ही हैज नॉट डिलीवर्ड द पार्सल येट, ऑब्जेक्ट के बाद जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक पहचान है कि स्टिल लगाएं कि येट लगाएं। करना जरा, बताना इसमें क्या आएगा। मुझे पार्सल नहीं मिला अभी तक, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला। परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं, येट आएगा इसमें। बच्चा अभी भी रो रहा है तो मुझे लगता है तुम्हें इसे बाहर ले जाना चाहिए। बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए इट का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब से पहले लगाना है, चीख चीख के बता रहे हैं कि स्टिल आएगा। लेट लेटली को पढ़ लीजिए, याद है मैंने कहा था जब डिफरेंस पढ़ाऊंगा वर्ब्स का, सॉरी एडवर्ब का, तब आएगा दोबारा लौट के। लेट ही एडजेक्टिव होता है, लेट ही एडवर्ब होता है। लेट कमर्स मेरे बैच में अलाउड नहीं है, लेट कमर्स, वहाँ ये एडजेक्टिव हो गया। ही केम लेट, यहाँ ये एडवर्ब हो गया। देरी से मतलब होता है इसका। एक वर्ड होता है लेटली, इसका मतलब होता है हाल फिलहाल में, रिसेंटली वाला, है ना, इसका मतलब होता है हाल फिलहाल में। रिसेंटली, इस सेंटेंस को देखिए जरा, क्या लगना था यहाँ पे। अरे मैं हाल फिलहाल में मनाली घूम के आया हूँ यार, तो कहीं और चलते हैं, कि मैं देरी से मनाली घूम के आया हूँ। तो यहाँ पे आप लेटली भी लगा सकते हो, रिसेंटली भी लगा सकते हो। और एक वर्ड लिख रहा हूँ, अगर वो लिखा हुआ आ जाता तो आप में से मैक्सिमम लोग गलत कर देते, लेकिन वो भी सही है, ऑफ लेट। रिसेंटली कह दूं चाहे लेटली कह दूं चाहे ऑफ लेट कह दूं, बात एक ही है। सोचो अब यहाँ पे ऑफ लेट लिखा हुआ आता, आई हैव विजिटेड मनाली ऑफ लेट, तो क्लास के 95% बच्चों को वो लगता गलत और आप एरर टिका देते। लेकिन लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट, तीनों का मीनिंग सेम है, कोई भी लगा सकते हो यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पर आइए। वेरी और टू को देखिए, दोनों पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए आते हैं, दोनों ही पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए आते हैं, वेरी और टू। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी वाइज, ही इज टू स्टूपिड, ही इज टू पुअर। दोनों ही पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए आते हैं। लेकिन वेरी जो है, इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की बात करने के लिए यूज कर सकते हो। आप ऐसा भी कह सकते हो ही इज वेरी रिच, और आप ऐसा भी कह सकते हो ही इज नॉट वेरी रिच। दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन टू का ना अक्सर आपको नेगेटिव में यूज मिलेगा। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। वेरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता है। देखो, आप ऐसा कह सकते हो ही इज वेरी रिच, आप ऐसा भी कह सकते हो ही इज वेरी पुअर।
ये ही इज नॉट वेरी रिच। वेरी दोनों जगह चलता है, लेकिन ऐसे कह पाओगे बताओ ही इज टू पुअर? टू जनरली ना नेगेटिव चीजों के साथ आता है, जनरली नेगेटिव चीजों के साथ आता है। या ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, है ना? अगर मैं कहूँ इट इज वेरी कोल्ड, ये बड़ा ठंडा है, मैं कहूँ इट इज टू कोल्ड, जरूरत से ज्यादा ठंडा, मतलब कोई काम का नहीं है। कई बार क्या होता है, हम ना भावनाओं में बह जाते हैं थोड़े से। मान लो कोई लड़की सुंदर लगी तुम्हें, यू आर ब्यूटीफुल। थोड़ी और सुंदर लगी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। कतई बिल्कुल मतलब हाथ से निकल चुके हो, इश्क में पागल हो गए हो, यू आर टू ब्यूटीफुल कर देते ना हम। उसका असली मतलब पता क्या हो गया? उसका असली मतलब हो गया तुम जरूरत से ज्यादा सुंदर हो। उसका मतलब हो गया तुम जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, मतलब मेरी जितनी जरूरतें थी वो पार कर चुकी हो, तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। हाँ कि ना? बीच बीच में माइक गड़बड़ कर रहा है। वही है। लो, अब ठीक है। चलो जी, तो अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना था। गंगा का जो पानी है, गंगा का जो पानी है वो जरूरत से ज्यादा प्योर है कि बहुत प्योर है? बहुत प्योर है। चलो, 3 मिनट 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो। एक छोटा सा यूज और है वेरी टू का, ये और देख लो हल्का सा। जब आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब जोड़े पढ़ाऊंगा। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तब आपको पढ़ाऊंगा ये वाले टू के साथ ना इन्फिनेटिव का पेयर होता है। तो ऐसे पेयर बनता हुआ नजर आए ना। मेरे दादाजी इतने वीक हैं कि वो सीढ़ियां अकेले नहीं चढ़ सकते। वहां पढ़ाऊंगा कि टू के साथ इन्फिनेटिव का पेयर होता है, तो यहाँ पे वेरी नहीं टू आना चाहिए था। ही इज टू पुअर टू बाय दिस कार, कहने का मतलब वो इतना गरीब है कि गाड़ी नहीं खरीद सकता। ही इज टू वीक टू गो देयर, अरे वो इतना कमजोर है कि वो वहां जा नहीं सकता। ही इज टू स्टूपिड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अरे जी ये वो इतना बेवकूफ है, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा सॉल्व। ये इनके मतलब होते हैं। ये स्ट्रक्चर से मीनिंग लिए जाते हैं, इसमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप नॉट आ जाता है इस इन्फिनेटिव और इस्ट के स्ट्रक्चर की वजह से। ये टू अपने आप ही नेगेटिव कर देता है उस मीनिंग को। 3 से 4 मिनट का ब्रेक है। 3 से 4 मिनट का ब्रेक है। कोई बात नहीं सौरभ, दोबारा देख लीजिएगा। ऑनलाइन का यही तो मजा है। बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें यही पता चल गया बिफोर अगो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो नोट्स बनाते समय दोबारा वीडियो प्ले कर लेना, बात खत्म। 3-4 मिनट का ब्रेक है, वापस मिलते हैं।
थैंक यू प्रद्युमन भाई, थैंक यू। चलो जी, पढ़े आगे। एक टॉपिक पढ़ते हैं मस्त सा। ही ले ऑन द स्ट्रेस ऑन द मैटर। कहां से नोट कर लिया नीरज जी? कहां से नोट कर लिया नीरज जी? ही लेड स्ट्रेस ऑन द मैटर था। मैंने नो स्ट्रेस लिखा था, तुमने ऑन स्ट्रेस लिख लिया। चलो जी, आ जाओ। एक्टिव पैसिव कुछ याद है? एक ये सेंटेंस देखना, मुझे बताना इसमें क्या गलती है। वर्ब चैप्टर में भी पढ़ाया था। देखो एक बार, अगर मैं लिखूं हाँ भाई, मदर स्कोल्ड करने की डूअर बनेगी कि रिसीवर बनेगी? डूअर बनेगी। मीनिंग से पता चल रहा। नहीं तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पैसिव में ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, यानी यहाँ पे वॉइस एक्टिव लगेगी। बी की फॉर्म प्लस V3 वाला पैसिव है, एक्टिव है, तो ये आएगा। हाँ जी। और अगर इसी को ऐसे लिख देता, हाँ भाई, मैं किसी को डांट मारता हूँ कि मुझे कोई डांट मारता है? बाय माई मदर से साफ साफ पता चल रहा है मैं डांट मारने वाली। तो यहाँ पे मैं तो डांट खाने वाला हूँ, पैसिव हूँ, मतलब रिसीवर हूँ। रिसीवर सब्जेक्ट किस में बनता है? पैसिव में। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? अब तुम एक बात बताओ, जैसे वर्ब का एक्टिव पैसिव होता है, इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल ये भी तो सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल ये भी तो सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। तो जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे ही अपने लिए एडवर्ब लगवा सकते हैं, ऐसे भैया इनका पैसिव भी हो जाता है। डरने की कतई जरूरत नहीं है। टीचर तो मैं बढ़िया हूँ ही, तुम्हें पता ही है, समझाता तो हूँ ही गजब का। थोड़े से तुम अपने कान खुले रख लेना, दिमाग खुला रख लेना, टॉपिक आ जाएगा समझ में। ठीक है। अच्छा, जैसे इन्फिनेटिव आपको पता क्या होता है? टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। और अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगा कि इन्फिनेटिव में जो वर्ब आ रही है ना, इन्फिनेटिव में जो वर्ब आ रही है, शायद मुझे उसको पैसिव में लिखना चाहिए, तो फिर इसका क्या वर्जन यूज किया जाएगा? टू प्लस बी प्लस V3, ये स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, ये टू स्लीप ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव है, नाउन है। पता है आपको ये बात? आई वॉन्ट टू स्लीप, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, टू स्लीप इसका ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव है, नाउन है। ठीक है। अब मुझे छोटी सी मैं आपको बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि स्लीप का ऑब्जेक्ट तो इसलिए नहीं है क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक। वॉन्ट वर्ब का सब्जेक्ट आई है, अब ये वर्ब है, सेमी वर्ब है। ऑब्जेक्ट तो चलो होता है नहीं होता है, मान लिया मैंने बात की, यहाँ पे इंट्रांजिटिव था तो नहीं हुआ, लेकिन वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट तो जरूर होगा ना। वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट तो होगा। थोड़ा बताना मुझे, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वॉन्ट का सब्जेक्ट आई है, मैं चाहता हूं सोना, मैं चाहता हूं सोना। स्लीप का भी सब्जेक्ट आई है, हाँ कि ना? वॉन्ट का सब्जेक्ट कौन? आई। सोएगा कौन? आई। मेरी कुछ बात आई है समझ में? कि जो सेमी वर्ब होती है, अर्ध वर्ब होती है, उसका भी सब्जेक्ट वही सेंटेंस में ही होता है, आपको देखना होता है बस। ठीक है। आ जाओ। अब फिर से वही बात,
अगर आपको लगे कि जिसके लिए ये वर्ब लगी हुई है, मतलब जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इसमें भी तो एक वर्ब आ रही है, अगर आपको लगे कि जिस जिस जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है अगर वो डूअर है तो ये एक्टिव में रहेगी। अगर आपको लगे कि भैया जिसके लिए स्ट्रक्चर आपको यूज करना है ना उसका जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं रिसीवर है, तो फिर वॉइस आपको पैसिव लगानी पड़ेगी, यानी 2 + B + V3। बिल्कुल मत डरिए, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेंगे, जब तक तुम ऐसे नहीं कह दोगे ना सर बस करो आ गया यार समझ में, तुम्हारे मन से आवाज नहीं आने लग जाएगी ना, तब तक एग्जाम्पल चलते रहेंगे। तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा सेंटेंस। बताइए। सबके सब स्टूडेंट चाहते हैं, सबके सब स्टूडेंट चाहते हैं पढ़ाना कि पढ़ाया जाना। देखो चाहने के तो ये डूअर है ना, चाह तो यही रहे, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ाने के डूअर होंगे कि रिसीवर होंगे? पढ़ाने के काम के स्टूडेंट्स डूअर होंगे कि रिसीवर होंगे? हाँ भैया, रिसीवर होंगे। यानी इसमें जो ये जो इन्फिनेटिव है, भले ही ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये सबको पता है, ये वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये सबको पता है, लेकिन इसके अंदर वर्ब का भी तो अंश है, और वो जो वर्ब का अंश है उसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कौन है? स्टूडेंट है, और जो कि रिसीवर है, इसलिए वॉइस पैसिव आएगी। ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू बी टॉट बाय द न्यू फीमेल टीचर। सबके सब स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें पढ़ाया जाए वो जो नई फीमेल टीचर आई है उसके द्वारा। अमन सर से कोई नहीं पढ़ना चाहता, है ना। अमन सर डांट मारते हैं, मैडम कितना प्यार से बोलती हैं, हाँ मेरे बच्चा, क्या हो गया मैं बेटू, नहीं समझ में आया, अभी दोबारा बता देंगे मेरे बच्चा। अमन सर यहाँ जान निकाल के रखते हैं बच्चों की, कौन पढ़ना चाहेगा ऐसे दरिंदे से। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। मेरी माँ को मजा आता है पनिश करने में कि पनिश होने में? मेरी मम्मी को मजा आता है पनिश करने में कि पनिश होने में? देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पैसे नहीं लग सकता। मेरी मम्मी को मुझे पनिश करने में मजा आता है बिना किसी बात के। मम्मी से लड़ाई होती है, थपड़ा, पापा से लड़ाई होती है, थपड़ा मुझे देती। माई मदर लाइक्स टू पनिश मी। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया ज्वाइन करना। ज्वाइन करने का ये डूअर है, साथ में पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो पैसिव तो आएगा नहीं। हाँ जी। आई डोंट वॉन्ट टू सेंड, मैं भेजना नहीं चाहता, किसको नहीं भेजना चाहता? अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, आई डोंट वॉन्ट टू सेंड माई चाइल्ड टू अ बोर्डिंग स्कूल,
मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना, सही हो जाता। अब सेंड वर्ब तो ट्रांजिटिव होती है और ऑब्जेक्ट कोई दे नहीं रखा, तो समझ जाओ कि यहाँ पैसिव आना था। यहाँ पे कहना चाह रहा है मैं नहीं चाहता कि मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा जाए। अब तो सही चल रहा होगा कि अब भी नहीं चला? अचानक से बारिश आ गई है बाहर। चलो जी, इसमें बताइए। ही ट्राइड टू स्टील, उसने चोरी करने की कोशिश करी मेरी घड़ी कि चोरी होने की कोशिश करी है? चोरी करने की कोशिश करी कि चोरी होने की कोशिश करी? बोलो जी, समझ में आ गया? लगा पाओगे एक्टिव पैसिव? क्या आएगा? किसे पसंद नहीं है तारीफ करना? तारीफ करना कि उसकी तारीफ हो, ये तारीफ करना पसंद नहीं कि तारीफ सुनना? किसे पसंद नहीं होता? बोलो, है कोई ऐसा आदमी जिसे पसंद ना हो कि उसके टीचर्स उसकी तारीफ करें? तो ये तो रिसीवर बनेगा। बोलो भाई। अब मुझे लगता है कि सर आ गया आप समझ में। सेम ऐसे ही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है। बिल्कुल डिट्टो कॉन्सेप्ट, बस इन्फिनेटिव की जगह जेनरेट कर रहा हूँ। अगर आपको लगे एक्टिव लगाना है तो V1 + ing। अगर आपको लगे कि पैसिव लगाना है, अगर आपको लगे पैसिव लगाना है तो बीइंग + V3। आओ एग्जांपल देखो। वो माइंड नहीं करती डांट मारना कि वो माइंड नहीं करती डांट खाना? बाय हर टीचर से साफ साफ पता चल रहा है कि असली डूअर तो टीचर है। वो माइंड नहीं करती डांट मारना कि वो माइंड नहीं करती डांट खाना? डांट खाना माइंड नहीं करती। टीचर थोड़ा मोटा डांट वाट मार भी दे तो वो माइंड नहीं करती उस बात को। सीखने आई है, कोई बात नहीं, थोड़ी मोटी डांट तो पड़ती रहती। मुझे पसंद है दूसरों की तारीफ करना।
मुझे पसंद है दूसरों की तारीफ करना, छोटे से वर्ड से आंसर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बाय लिख दूं तो बीइंग प्रेज्ड हो जाएगा। अदर्स लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो एक्टिव वॉइस आएगी, आई लाइक प्रेजिंग अदर्स। मुझे पसंद है दूसरों की तारीफ करना, कोई मुझे अच्छा लगता है, किसी का नेचर अच्छा लगता है तो तारीफ कर देता हूँ मैं, मतलब ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैं तारीफ कर देता हूँ। और अगर यहाँ पे बाय अदर्स लिख दूंगा तो मतलब हो जाएगा कि मुझे पसंद है दूसरों के द्वारा मेरी तारीफ किया जाना, आई लाइक बीइंग प्रेज्ड बाय अदर्स। क्लियर हुआ? बोलो जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब ये सारी कथा मैंने यहाँ क्यों पढ़ाई है वो भी सुन लो। एक सेंटेंस देखना, शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी इग्नोर्ड। शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी इग्नोर्ड मतलब, देखो मैंने आपको भी पढ़ाया कि टू को ना जनरली नेगेटिव चीजों के साथ लिखते हैं, है ना। ही इज टू पुअर, ही इज टू रिच नहीं लिखते। ही इज टू रिच का तो मतलब हो जाएगा वो जरूरत से ज्यादा अमीर है। तो अमीर होना कोई नेगेटिव बात तो नहीं है यार, है ना। तो ही इज वेरी रिच लिख सकते हो, ही इज एक्सट्रीमली रिच लिख सकते हो, इज टू रिच मत लिखो। ठीक, टू अक्सर आपको नेगेटिव चीज के साथ मिलेगा, ही इज टू वीक, ही इज टू स्टूपिड, ही इज टू पुअर, ऐसी बातों के साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो टू के साथ आ रहा है, पॉजिटिव चीज आ रही है। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? टू के साथ पॉजिटिव चीज लिखना कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि आगे आपने इन्फिनेटिव लिख रखा है पैसिव वर्जन का, जिससे इसका मीनिंग देखो क्या हो गया। शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी इग्नोर्ड का मतलब है कि वो इतनी सुंदर है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी इग्नोर्ड की हिंदी होगी कि वो इतनी सुंदर है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो किसी को इग्नोर नहीं करी, उससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो टू ऐसी को पत्थर की लकीर नहीं, किताबों में आपको लिखेगा नेगेटिव के साथ आता है, लेकिन ऐसी को पत्थर की लकीर हमेशा नेगेटिव के साथ है। इस टाइप के स्ट्रक्चर में टू पॉजिटिव के साथ भी दिखेगा, ये नो एरर है। सेम एग्जांपल और एक और देखो, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड बाय दोस स्कैमर्स। मतलब भैया वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको उन स्कैमर्स के द्वारा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड बाय दोस स्कैमर्स। वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको उन स्कैमर्स के द्वारा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। अब अपन पढ़ रहे हैं वेरी और मच का डिफरेंस। अब अपन पढ़ रहे हैं, जैसे वेरी और टू का डिफरेंस पढ़ा था अपन ने, अब अपन पढ़ रहे हैं वेरी और मच का। वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, सुना होगा आपने। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी टॉल। और मच कंपैरेटिव के साथ आता है, राहुल इज मच स्ट्रॉन्गर देन कुणाल, राहुल इज मच वाइजर देन कुणाल। हाँ कि ना? थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आप करिए, सिक्वेंशियल मैनर में करिए, सब कुछ समझ में आएगा। और वादा है मेरा, जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बस कंडीशन इतनी सी है कि पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आओ। और एक छोटी सी चीज मैं बोलता हूँ जो उसको फॉलो कर लो, वीडियो देखना, नोट्स बनाना, उस चैप्टर के 50 सवाल लगाना। और थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा काम अगर 50 प्रैक्टिस बैच से लगा दो और 50 जो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ उससे लगा दो। 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के आपने लगा दिए, आपका काम हो गया। जब ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएं तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर दो पिछले 3 साल के। ग्रामर की कोचिंग जिंदगी में दोबारा किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए आ जाइए। तो वेरी आता पॉजिटिव के लिए, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी रिच। मच आता कंपैरेटिव के लिए, ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन राजेश, ही इज मच वाइजर देन राजेश, ही इज मच रिचर देन राजेश। हाँ कि ना? अच्छा, इस बेस पे, ये वाली चीज के बेस पे ये वाला सेंटेंस देखो जरा, क्या आएगा इसमें। अब कंपैरेटिव डिग्री है तो वेरी थोड़ी आएगा, क्या आएगा? मच आएगा। हाँ कि ना? और एक और डिफरेंस देखो, अगर मैं कहूँ ही टॉक्स वेरी स्लैश मच, कोई भी वर्ब आ जाए, ही टॉक्स, ही ईट्स,
बहुत खाता है, ही टॉक्स मच, ही ईट्स मच, हाँ क्या ना, ही ब्रैग्स मच, बहुत ऊंची ऊंची छोड़ता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। वर्ब को कभी वेरी नहीं क्वालिफाई कर सकता। वेरी एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह के लिए आ सकता है, वर्ब के लिए कभी वेरी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वर्ब को वेरी नहीं क्वालिफाई कर सकता है, मच कर सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इट कांट क्वालिफाई ए वर्ब, इट कैन क्वालिफाई ए वर्ब। और डिफरेंस देखिए, जनरली आमतौर से जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं यानी V1 प्लस ING वाले एडजेक्टिव होते हैं उनको क्वालिफाई करता है वेरी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, इट वॉज अ वेरी बोरिंग मूवी। और जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं V3 वाले, जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं V3 वाले, उनके लिए मचाता है आमतौर से। ये जनरली है बात, पत्थर की लकीर नहीं है, जनरली आमतौर से। एक एग्जांपल देखिए, जिन्होंने प्रोनाउन चैप्टर की डाउट डिस्कशन देखी होगी, ये कॉन्सेप्ट अभी तक तो देख लिया होगा आपने। द लास्ट मूवी दैट आई वॉच लिख दूं या आई वॉच लिख दूं, बात एक ही होती है। प्रोनाउन चैप्टर की अगर आपने डाउट डिस्कशन देखी है तो आपने वहां पे एक नया रूल पढ़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको ड्रॉप कर सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट बनता तो आप उसको ओमिट कर सकते हो। द लास्ट मूवी आई वॉच्ड कह दूं कि द लास्ट मूवी दैट आई वॉच्ड कह दूं, बात एक ही है। अब उन्हीं के कमेंट होने लग गए भाई। बोरिंग, इंटरेस्टिंग, ING वाले एडजेक्टिव के साथ वेरी आता है। पहले क्या हो गया था उन्हीं, पहले क्यों नहीं हो रहे थे? जो बहुत अवेटेड स्कीम थी ना, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो जो डैश अवेटेड स्कीम थी, वो सरकार की जो, उसे लॉन्च कर दिया गया कल PM के द्वारा। तो V3 वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि स्कीम नाउन है, ये V3 वाला एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसके साथ वेरी नहीं किसका यूज होगा? मच का। लेकिन मैंने क्यों कहा कि वो पत्थर की लकीर नहीं है? मैंने आखिर ऐसा क्यों कहा कि वो पत्थर की लकीर नहीं है? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा आई एम वेरी टायर्ड, ये सुना है? अब तुम्हें पता है कि आई सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, और ये टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, फिर वेरी कैसे आ गया? क्योंकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अक्सर आप ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं ना, जो ये नहीं होते हैपनिंग वर्ब टाइप के, लिंकिंग वर्ब के बाजू में लिखते हैं, अच्छा आई एम टायर्ड, आई एम सेटिस्फाइड, ये वाले, कि मैं थका हुआ हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, है ना? ये वाले जो एडजेक्टिव होते हैं ना, ये जो लिंकिंग वर्ब के बाद हैपनिंग वर्ब टाइप का मीनिंग देते हैं, मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं होता, कोई डूअर नहीं होता, अपने आप हो रहे होते हैं, ऐसे वालों के साथ आप देखोगे अक्सर आपको वेरी लगता हुआ मिलेगा। ठीक है, पेपर में आने के चांस बहुत कम है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कहीं मैं आपको रटा दूं कि V3 वालों के साथ मच आता है, ING वालों के साथ वेरी आता है। तुम चले गए या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, और वहां पे ऐसा आ गया तो तुम तो एरर टिका दोगे। सर वेरी और मच साथ में आ सकता है, हाँ वो साथ में आ सकता है। कैसे साथ में आ सकता है? जैसे ये सेंटेंस है, अजय इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन सुमित था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अजय इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन सुमित, अजय इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन सुमित, तो सही है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव है, मच इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने वाला एडवर्ब है, और वेरी मच की इंटेंसिटी बढ़ाने वाला एडवर्ब है। वेरी कंपैरेटिव के साथ नहीं आता, स्ट्रॉन्गर के साथ नहीं आ सकता, लेकिन मच के साथ तो आ सकता है। बोलो, तो वेरी और मच साथ में आने में कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा, ये नो एरर है। फेयरली और रादर की जिंदगी बड़ी आसान है, दोनों का मतलब होता है बीच से का। अगर मैं कोई चीज फेयरली ब्यूटीफुल, मतलब ठीक ठाक ब्यूटीफुल है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो फेयरली आता पॉजिटिव चीजों के साथ, शी इज फेयरली ब्यूटीफुल, ही इज फेयरली इंटेलिजेंट, ही इज फेयरली हैंडसम, ऐसे। रादर आता है नेगेटिव चीजों के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा?
स्टूपिड को काट दिया मैंने गलती से। ही इज रादर स्टूपिड। इस पे आ जाओ। नियर होता है एक एडजेक्टिव या फिर एक एडवर्ब या फिर एक प्रीपोजिशन, और नियरली होता है एक एडवर्ब जिसका मीनिंग इससे बिल्कुल अलग है। जिसका मीनिंग क्या है? लगभग। हाँ जी। एक कुछ कुछ एग्जांपल बोलो तो मुझे बताओगे नियर वहां पे क्या काम कर रहा है। अगर मैं कहूं ही वेंट टू द नियरेस्ट शॉप, ही वेंट टू द नियरेस्ट शॉप टू हिज हाउस, ही वेंट टू द नियरेस्ट शॉप टू हिज हाउस एंड बॉट सम शुगर। यहाँ पे नियर क्या है? नियरेस्ट शॉप नाउन के लिए आया, एडजेक्टिव हो गया। अब मैं बोलूँ प्लीज कम नियर, प्लीज कम नियर, यहाँ पे नियर क्या है? कम वर्ब है, उसके लिए एडवर्ब आएगा। अच्छा मैं लिखूं ही बॉट अ हाउस नियर द सी, ही बॉट अ हाउस नियर द सी, प्रीपोजिशन हो गया, जान गए तुम तो। अच्छा नियरली 1000 स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, एडवर्ब हो गया, लगभग मीनिंग है नियरली का। अब यहाँ बताओ क्या आएगा, नियर आएगा कि नियरली आएगा? सारे मीनिंग बेस्ड है यार इसमें, मतलब कोई ग्रामर मत ढूंढना कि मतलब अब क्या बोलूं मैं ग्रामर का। इसमें ग्रामर जो है वो यही है कि एडजेक्टिव एडवर्ब वाली, वरना सीधी मीनिंग की बात है, वही लेट लेटली हार्ड हार्डली, वही सब छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट पर आइए। थोड़ा सा रह गया बस, मैक्सिमम मैक्सिमम 15 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, और एडवर्ब चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ताकि आप इन 3 छुट्टियों में अपना प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी कर पाओ। रादर भी एडवर्ब था बच्चे, फेयरली और रादर एडवर्ब था। फेयरली पॉजिटिव के साथ, रादर नेगेटिव के साथ। चलो इस पे आओ। एक वर्ड है एट प्रेजेंट। एक वर्ड है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब अभी फिलहाल। एट प्रेजेंट मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट मैं इस कंपनी में हूँ, अभी फिलहाल। ब्रिटिश इंग्लिश हो चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो, इसका मतलब होता है अभी। एक वर्ड है प्रेजेंटली। एक वर्ड है प्रेजेंटली, इसमें थोड़ा लोचा है। अमेरिकन इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है अभी, प्रेजेंटली मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ऐसे करके। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ना, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मतलब होता है सून, जल्दी ही। हाँ जी। शिवम बच्चे आपको पहले भी बता रखा है। शिवम आपके पास व्हाट्सएप नंबर है? बोलो व्हाट्सएप नंबर है, यस और नो? क्यों नहीं है? पहली क्लास के पहले सेंटेंस से नहीं आ रहे तुम? अभी जरूरत नहीं हुई सर। जरूरत नहीं बच्चे, तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। तुम नंबर ले लो भाई, तुम नंबर ले लो, और तुम्हारे दिमाग में जो चलती क्लास में ऐसे कुछ 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 बातें आए वो वहां पूछ लिया करो। तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तुम्हें नंबर देने की। तू अपना नंबर बता, मैं कॉल करता हूँ तुझे। मजाक में नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तुझे बिल्कुल जरूरत नहीं भाई, मुझे जरूरत है यार बहुत भयंकर तुझे नंबर देने की जल्दी से, ताकि तू पूरी क्लास डिस्टर्ब ना करे। देख लिख भी दिया जाए, सही में कॉल करूंगा मैं। चुपचाप वो प्रोसेस कंप्लीट कर ले। और तेरी लिए जिंदगी आसान कर देता हूँ। मेरा जो भी यूट्यूब वीडियो चलाओगे उसके नीचे लाल रंग की पट्टी पर एक नंबर चल रहा है, ठीक है? उस पर व्हाट्सअप कर देना कि मैं अमन सर का प्लस बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरे को डाउट वाला नंबर चाहिए। वो आपसे 2-4 चीज़ें मांग लेंगे, आपके नोट्स की फोटो मांग लेंगे, आपका सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट मांग लेंगे, 1-2 चीज़ें मांग लेंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि भैया आप हमारे स्टूडेंट हो। वो आपका नंबर सेव कर देंगे और आपको डाउट वाला नंबर दे देंगे। उस प्रोसेस को कर लीजिए, ठीक, ताकि आपकी भी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए और मेरी भी। आइए फिर से लौट के आते हैं अपनी क्लास पर वापस। एट प्रेजेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश हो चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो, एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, ठीक है? प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का जो अमेरिकन इंग्लिश का मतलब है वो तो है अभी,
प्रेजेंटली मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, खूब यूज करते हुए सुना होगा आपने, है ना। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मतलब होता है जल्दी ही, सून वाला। ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मतलब है जल्दी ही, सून वाला, कि आई विल रीच देयर प्रेजेंटली। सुनने बोलने में अजीब लगेगा, आई विल रीच देयर प्रेजेंटली इज इक्वल टू आई विल रीच देयर सून, मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा। और हम कौन सी पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, तो दिक्कत होगी। अरे हाँ के ना, कुछ आ रही है मेरी बात समझ में, क्या कहना चाहता हूं। अगर मान लो मैं ऐसे सेंटेंस लिखूं, आई विल रीच देयर एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, सो प्लीज डोंट वरी, सो प्लीज डोंट वरी। मान लो मम्मी का फोन आ रहा है, बहुत देर होगी बेटा, बाहर इतनी तेज बरसात हो रही है, ये है वो है, या भूकंप आ रहा है, बेटा तू कहाँ है, ये वो। अरे मम्मी मैं जल्दी घर पहुंच रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। एट प्रेजेंट के साथ जनरली आपको कॉन्टिन्यूस टेंस मिलेंगे। आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, आई एम वर्किंग एट दिस कंपनी एट प्रेजेंट, आई एम स्टडिंग एट प्रेजेंट, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी सो रहा हूँ, ये वो वाला भी है। ये काम हो जाएगा, सून वाला मीनिंग आएगा प्रेजेंटली से। कुछ आ रही है बात समझ में। हाँ जी। ये वाला सेंटेंस जो है ना, एरर में अगर कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। एरर एरर में कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, देखो मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे हैं एडवर्ब, अभी अपन तो पढ़ रहे हैं एडवर्ब। तो अभी तुम फटाक से देखो, एक चालू हो गया ना मेरा बिना बोली, सबका मन कर रहा है कि प्रेजेंटली को काट के एट प्रेजेंट कर दो। लेकिन अगर ये एरर में आया ना, तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ध्यान से सुनो जो मैं एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं लिखूं, आई आई हैव विजिटेड मनाली लास्ट ईयर, या 2 years अगो कर देता हूं। बताना इसमें क्या गलती है। टेंस लगा रखा है मैंने प्रेजेंट का, टाइम है मेरा पास्ट का, तो कहां चेंज करोगे, कहां चेंज करोगे। अगो को चेंज करोगे कि हैड विजिटेड को, हैव विजिटेड को काट के सीधा विजिटेड लिखोगे। हैड विजिटेड नहीं आएगा बच्चे, वो गलत है। पास्ट परफेक्ट का काम अलग होता है, वो 10th चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो 2 एक्शन होते हैं तभी आता है। अगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है भाई। अब मुझे बताओ, विजिटेड को चेंज करोगे कि अगो को चेंज करोगे, हैं। क्यों विजिटेड को क्यों चेंज कर रहे हो, मैं तो पढ़ा था लेफ्ट को बेस मान के राइट में चेंज करना। लेकिन उस दिन साथ में एक बात बताई थी, बात टेंस पर अप्लाई नहीं होती। टेंस में टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होता है। याद आ रही है लाइन, स्पेशली बोली थी ये, इसी प्रकार की सिचुएशन के लिए बोली थी, हाँ के ना। अब यहाँ पे तुम्हारा तो मन करेगा एम टीचिंग के अनुसार इसको चेंज कर दूं, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा और ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा, तो इसके अनुसार ये चेंज होगा ना कि इसके अनुसार ये। तो इसलिए ऐसा सवाल ना एरर में नहीं पूछा जा सकता, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं एम टीचिंग को चेंज करूं कि प्रेजेंटली को चेंज करूं। इसीलिए ऐसा सवाल जो है अगर ऐसे पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए या तो ये सवाल फिलअप में आएगा, 2 ऑप्शन देगा ऐसे करके, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है, जैसे इसको अंडरलाइन कर देगा और ये सवाल आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सवाल आया, इसको अंडरलाइन किया तो एट प्रेजेंट कर देंगे, और अगर इसको अंडरलाइन किया तो फिर विल टीच कर देंगे। क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो जो अंडरलाइन होता है उसी को ठीक कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस को आधार मान के करना पड़ता है। अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया और अंडरलाइन ये है, तो फिर आपको एट प्रेजेंट करना पड़ जाएगा। और अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और अंडरलाइन एम टीचिंग पे है, तो फिर विल टीच करना पड़ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। चलो जी, अभी एक वर्ड है एट फर्स्ट, ये आता है कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाने के लिए। और ये 3 वर्ड है फर्स्ट, फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिखाते हैं सीक्वेंस को। सुनो जरा ध्यान से। एट फर्स्ट आई थॉट शी वॉज वेरी रूड, एट फर्स्ट आई थॉट शी वॉज वेरी रूड, बट वेन आई टॉक टू हर आई फाउंड शी वॉज जस्ट शाय। शुरू में आई, किसी से बात नहीं करी, अपना बैग रख के बगल में बैठ गई, मैं क्या भाई, मुझे लगा बड़ी टशन में, एरोगेंट है बड़ी। लेकिन फिर बाद में मैंने उससे 5-7 दिन बाद जब एक बार बात करी, बाई चांस कुछ काम के सिलसिले में बात हुई, तो फिर मुझे पता चला यार ये तो शाई है लड़की, वैसे नहीं बोलती। कॉन्ट्रडिक्शन।
कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है तो एट फर्स्ट, ठीक है। सीक्वेंस बताना है, फर्स्ट ओपन द डोर, फर्स्ट ओपन द डोर, देन लुक टू योर लेफ्ट। सीक्वेंस बताना है, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो फिर ये वर्ड यूज होते हैं। इनमें से कौन सा कब होता है? अगर मान लो जनरली दो ही स्टेप है, तो फर्स्ट एंड देन डू दिस, पहले ये करो फिर ये कर लो। फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली ऐसे करके चलाना है तो फिर जनरली फर्स्टली प्रेफर होता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसे तीनों वैसे सीक्वेंस के लिए आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे करके आप प्रेफरेंस देख सकते हो। अब मुझे बताओ जरा इसमें क्या आएगा, ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले अंडे बॉयल करो फिर उन्हें पैन में फ्राई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट आना चाहिए था, सीक्वेंस बताना है। यहाँ पे बताना क्या आएगा? शुरू में मुझे लगा क्वेश्चन आसान है यार, वो तो मुश्किल निकला। हेड फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। एक वर्ड है लाउड, ये होता है एडजेक्टिव। एक वर्ड है लाउडली, ये होता है एडवर्ब। एक वर्ड है अलाउड, ये भी है एडवर्ब। ये नेगेटिव सेंस के लिए आता है, ये पॉजिटिव सेंस के लिए आता है। लाउडली मतलब वो लाउडली बात करें, मतलब हमें इरिटेशन हो रही है यार, अच्छा थोड़ा ऊंचा बोलो यार, प्लीज स्पीक अलाउड, थोड़ा ऊंचा बोलो, वो अलाउड। यहाँ बताना क्या आएगा, जो ऊपर आपका सेंटेंस है क्या आएगा इसमें? वॉइस नाउन है, नाउन के साथ एडजेक्टिव लगते हैं, तो यहाँ पे तो आएगा लाउड। यहाँ बताना क्या आएगा? टीचर ने उसको कहा थोड़ा जोर से बोल ताकि सब सुन पाए। अब टीचर ये तो कहेगा नहीं इतना जोर से बोल ताकि सबके कान में दर्द हो जाए, तो यहाँ पे आएगा लाउड। हार्ड हार्डली याद आ रहा है? हार्ड हार्डली याद आ रहा है? दे हिट हिम वेरी हार्ड हो जाएगा। इसमें बताना क्या आएगा? देविका ने ना के बराबर स्टडी करी और पहली रैंक ले आई, कि मेहनत से स्टडी करी और पहली रैंक ले आई? हार्ड तो आएगा ही, और वो आएगा वर्ब के बाद। दो वर्ड्स हैं, इनको देखिए। एक वर्ड है स्पेशली, ये जनरली ना किसी वर्ब टाइप के स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करने के लिए आता है। स्पेशली आता है जनरली किसी वर्ब टाइप के स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब होता है खास तरीके से कोई काम किया गया, किसी खास तरीके से। खास तरीके से कोई काम किया गया, किसी खास तरीके से। कह सकते हो एडवर्ब मैनर के जैसा, मतलब कोई खास तरीके से कोई काम किया जाए तब। एक वर्ड है स्पेशली, ई वाला, ये जनरली किसी ना नाउन टाइप के स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करने के काम आएगा। इसका मतलब तो खास तौर से। अभी बताता हूँ एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा, खास तौर से। अगर मैं कहूँ कि मेरे दोस्त ने मुझे ना एक खास तरीके से डिजाइन करी गई वॉच गिफ्ट करी, मतलब उसमें सेल वेल नहीं डलते, तो सोलर थी वो, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट करी थी एक खास तरीके से डिजाइन करी गई वॉच, तब तो क्या लिखेंगे? स्पेशली डिजाइन वॉच। स्पेशली डिजाइन वॉच। और मैं ये घड़ी लाया हूँ भाई खास करके तेरे लिए। आई बॉट दिस वॉच स्पेशली फॉर यू, खास करके तेरे लिए खरीदी है। नाउन प्रोनाउन टाइप के स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करना हो तो स्पेशली, वर्ब टाइप के स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करना हो स्पेशली। ऊपर पढ़ के देखो क्या आएगा। उन्होंने खास तरीके से बेक किया गया केक, वो लाए थे मेरे लिए एक खास तरीके से बेक किया गया केक। पेपर के लिए तो देखो जिंदगी आसान है, 99% चांस है कि पास्ट पार्टिसिपल दिया होगा, उससे पहले लगाना होगा, तो स्पेशली आएगा। पेपर के लिए तो जिंदगी आसान है। इसको देखना, मैं इंटरेक्ट नहीं करता अपने स्टूडेंट से, मैं इंटरेक्ट नहीं करता अपने स्टूडेंट से, खास करके लड़कियों से। नाउन टाइप के स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करना है। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, इन टाइम का मतलब होता है समय रहते। ग्रामेटिकली दोनों ठीक होते हैं, जैसा आपको मीनिंग देना हो वो लिख देते हैं। समय पर, समय रहते, पढ़ के देखो क्या आएगा। तुम्हारा जो पेपर है वो समय पर शुरू होगा, तो तुम्हें वहां समय रहते पहुंच जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 8 बजे पेपर है और 8 बजे ही पहुंचोगे। कोई 7:30 पहुंच जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, मार्जिन रहेगा तो थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, रोल नंबर वगैरह ढंग से देख पाओगे, साइन वाइन अच्छे से कर पाओगे, है ना। पता चले लास्ट मोमेंट पे एंट्री हो रही है, अंदर जाके धक धक ठंडी होने में 10 मिनट लग गए। बस 5 मिनट, और 5 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे।
ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, बस मीनिंग बताने के लिए बता रहा हूँ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आई विल रिटर्न योर बुक बाय संडे लिखा होता है, इसका मतलब संडे तक वापस कर दूंगा। हो सकता है फ्राइडे को ही कर दूं, हो सकता है सैटरडे को कर दूं, हो सकता है वेडनेसडे कर दूं, संडे तक कर दूंगा, मतलब संडे लास्ट है। ऑन संडे लिखोगे तो मतलब संडे को करूंगा, समझ आया? बाय संडे संडे तक, ऑन संडे संडे को। ठीक है, दोनों के मीनिंग अलग है। प्रदीप, इसके एग्जाम्पल तो तुमने दुनिया जान के सुने हैं। देयर आर टू सर्कल्स विद रेडियाई दिस एंड दिस एंड सेंटर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः इसका ये, इसका ये मतलब होता है इसका। और डिक्शनरी की आदत डालो बच्चे, बहुत अच्छी हैबिट है वो। जब भी कोई वर्ड कंफ्यूज करे उसको डिक्शनरी में टाइप कर दो। अगर मैं, मेरे से कोई चीजें पूछता है ना, मेरा सबसे पहला हथियार होता है डिक्शनरी में टाइप करता हूँ। डिक्शनरी में टाइप करके चेक करूंगा। अब जैसे कल एक बच्चे ने को डाउट पूछा, सर मैंने कहीं ना इन्वेस्ट के साथ ऑन लिखा हुआ देखा है, जैसे आई इन्वेस्टेड सम मनी इन गोल्ड लिखते हैं अपन, है ना। उसने कहा कि इन्वेस्ट के साथ मैंने सर ना ऑन भी लिखा देखा है। अब मुझे भी नहीं ठीक लग रहा है। अब मैंने डिक्शनरी उठाई तो इसके अंदर देखो आया कि प्रॉपर्टी, शेयर, कंपनी, ये सब चीजों में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इन आता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट जब किसी चीज पर पैसा लगाती है उसे सक्सेसफुल करने के लिए, तो इन और ऑन दोनों ठीक हो जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काफी खर्चा किया, गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दोनों ठीक है। अब यहाँ पे आ रही मेरी बात समझ में? अब ये कौन सी किताब में मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा ये आपको। ये किसी किताब में लिखा मिलेगा क्या? ऐसी बातें, मीनिंग, उसका यूज, सेंटेंस में कैसे यूज होता है, सब मिलेगा डिक्शनरी में। हाँ जी। बाय आता पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और विद इन आता ड्यूरेशन के लिए। विद इन आता ड्यूरेशन के लिए, विद इन 7 days, विद इन 2 days। ये आता पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बाय 5 PM, बाय संडे, बाय मंडे, ऐसे करके। तो अगर 7 days लिखोगे तो विद इन आ जाएगा, संडे लिखोगे तो बाय आ जाएगा। ये प्रीपोजिशन की बातें हैं, वैसे ही प्रीपोजिशन की बातें हैं। यहाँ क्यों पढ़ाई? यहाँ क्यों पढ़ाई? क्योंकि एडवर्बियल फ्रेज बना रहे हैं। देखो, बाय संडे, ऑन संडे, विद इन 7 days से एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पढ़ाई है। वैसे ही हैं प्रीपोजिशन की बातें। इन टाइम, ऑन टाइम भी वैसे तो प्रीपोजिशन है, लेकिन इन टाइम, ऑन टाइम से एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है, इसलिए यहाँ बताइए। इसके साथ आपका एडवर्ब चैप्टर भी खत्म होता है। अब आपकी 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन में पेंडिंग आप अपना जो सारा काम है वो निपटाएंगे। और फिर बता रहा हूँ बच्चे, हर एक चैप्टर के बाद बोलना ना पड़े कि उसके 50 क्वेश्चन कम से कम लगा लो भैया। सोर्सेज आपको थ्योरी में बता रखे हैं, हर क्लास के बाद भी बता रखे हैं। केडी कैंपस वॉल्यूम 1, मिरर ऑफ कॉमन एज या प्रैक्टिस बैच का कॉम्बो लगा लो, या एरर प्रो का कॉम्बो, एरर प्रो के लिए काफी है, कर लो यार। ठीक है, पछताओगे बाद में। मैं तुम्हें हर क्लास के बाद, हर क्लास के बीच में, हर लेक्चर में एक बार तो जरूर बोलता हूँ, मती देने की कोशिश करता हूँ। मेरा बिल्कुल नुकसान नहीं है। अब तुम्हारे साथ दिक्कत यह है, तुम में से कोई किसी में दम हो तो किसी और टीचर से पढ़ के दिखा दो, नहीं तो 3 दिन की छुट्टी है, कभी किसी और टीचर की क्लास चला लेना। तुम्हें बस की हो तो उधर रुक जाना। किसी भी, ये भी नहीं अन अकेडमी, तुम क्लास चलाना और मुझे बता देना कि सर मुझे फलाने टीचर की क्लास आपसे ज्यादा अच्छी लग गई, मैं उसका कोर्स तुम्हें खरीद के दे दूंगा। ओपन चैलेंज है मेरा। अब तुम फंस चुके हो, अब तुम्हें लत लग चुकी, तुम पढ़ पाओगे मेरे पास से ही। लेकिन दिक्कत अब तुम्हारे साथ मैं ये नहीं चाह, मेरा तो देखो फायदा ये कि मेरे से ही पढ़ पाओगे। मत करो भी प्रैक्टिस, फिर मेरा नया कोर्स आएगा, मैं गोलीबाजी कर दूंगा, अपडेटेड कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट, 2023 के लिए लेटेस्ट कंटेंट करके तुम्हें फिर पूरा बैच दिखा दूंगा। मेरा तो वॉच टाइम बढ़ गया, लेकिन तुमने तो अपनी जिंदगी के 3 महीने खो दिए ना। बोलो, क्या मिलेगा उससे? है तुम्हारे पास पूरी जिंदगी। तो भैया मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम में से एक भी बच्चा मेरा बैच दोबारा देखे। तो वीडियो देखना, नोट्स बनाना, हर चैप्टर के 50 तो प्रैक्टिस बैच से और 50 जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं उससे निपटा लो यार, वरना फिर आपको दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एडवर्ब की पीडीएफ डली होगी यार, इसमें डल रखी होगी, वो प्रीवियस ईयर वाला जो है डल रखी होगी, पहले डाल रखी है भाई, 7-8 चैप्टर तक की पहले डाल रखी है मैंने। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट।
3 दिन बाद मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि टाइम पास नहीं करके आएंगे, पढ़ा के आएंगे, मतलब पढ़ के आएंगे। सारे जो नोट्स वोट्स पेंडिंग है, प्रैक्टिस पेंडिंग है, 3 दिन में रगड़ देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट भाई।